जय हिंद साथियों, अगर आपने क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम इसी साल देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस प्यारी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आप लोग देखोगे तो हर साल ये 4 से 5 नंबर में कंफर्म है कि आना ही आना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसको प्रूविंग करना सीखेंगे, कैसे इसकी प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं विद डायग्राम, और बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाएंगे। बस एक बार अगर आप लोगों ने इस वीडियो पूरी मन से देख ली तो आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको ये इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है इसको बिल्कुल सही से समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब एग्ज़ाम में आया कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो आपको क्या करना है, तरीका देख लो। इस तरह से आपको एग्जाम में करके आना है। सबसे पहले आप लिखोगे इसकी डिफिनेशन और इसका मात्रक क्या होती है। मतलब डायरेक्ट आपको प्रूविंग नहीं करना स्टार्ट कर देना है कि आपने हेडिंग डाली यहाँ पर साइड में प्रमेय और अपना जो भी काम है इसमें करना स्टार्ट कर दिया, डायग्राम वगैरह बनाने लगे, सब प्रूव कर दिया। तो वो दिक्कत हो जाती है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि इस डिफिनेशन को एकदम लास्ट में लिखते हैं जब प्रूविंग हो जाती है। तो आपको ये पहले लिखना है, पहले लिखोगे इसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। अभी हम समझाएंगे आपको, तब समझ में आएगा कि क्या इसका तरीका है। देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर है। तो ये रही डिफिनेशन इसकी, मतलब जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स हो गया हमारा फाई, आवेश हो गया क्यू, और उसका 1/ε0 गुना हो गया, नीचे हमने क्या लगा दिया, ε0। इसको क्या बोलते हैं, ε0 को हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर है। चलिए मात्रक इसका देख लेते हैं हम लोग क्या है। मात्रक पे अगर फोकस करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे Q/ε0 है तो ऊपर C होना चाहिए था। तो भाई आप लोग को अगर ऐसी दिक्कत हो रही तो ε0 की आप लोग बीमा निकालना सीख लो, पहले इसका मात्रक निकालना सीख लो। अगर नहीं पता है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। बहुत ही सरल तरीके से हमने निकाल के बताया कि ε0 का आप लोग मात्रक और बीमा कैसे निकाल सकते हो। ठीक, तो चलिए हम लोग अब मेन चीज़ पर आते हैं, अपनी प्रमेय पर। अब आप लोग को यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ध्यान देना। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक, तरीका यही है। देखो एग्जाम में ऐसे ही करके आना। एक डायग्राम हम यहाँ पर चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ही सर्किल शेप में। ठीक, आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये एक हमने सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। क्लियर। बीचों बीच में इसका एक पॉइंट रखा हुआ है, इसको हमने नाम दे दिया O। ठीक, वो हमने नाम दे दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट रखा हुआ है P पॉइंट, तो इसको नाम दे दिया हमने P पॉइंट। क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जब इतना हम लोगों ने करा हुआ है तो इसको मिला देते हैं आपस में। इसको हमने इस तरह से डॉटेड फॉर्म में इसको हम मिला देंगे, क्योंकि अगर इधर भी हम लोग लेते तब भी P होता, इधर लेते तब भी P होता। ठीक, इसको हमने डॉटेड फॉर्म में मिला दिया। अब हमने इसको जब डॉटेड फॉर्म में मिला दिया तो अब आपको क्या करना है, इसको एक शंकु के शेप में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह से आपको ये क्लियर है। पूरा आपको क्या करना है, इस तरह से एक आइसक्रीम का शेप बना देना है। ठीक है। अब इस P पॉइंट से कोई कुछ दूरी पर एक पॉइंट रखा है E, मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और हमको यहीं पर जो है वो गॉस की थ्योरम प्रूव करनी है। तो ये चीज़ समझ में आया। पहले हमने यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी ली। कितनी दूरी हुई है, ये होती है बच्चों R, यानी कि ये होती है त्रिज्या किसी भी गोले की। क्लियर है। पॉइंट O से पॉइंट P के बीच की जो दूरी होती है वो होती है R। ठीक है, ये R है तो ये भी R होगी, ये भी R होगी। ठीक, हालांकि हमको इन दोनों से मतलब नहीं है। यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है +Q। ठीक, +Q कर लो या -Q, कुछ भी बोल दो। ठीक, यहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र लग रहा है यहाँ पर। ठीक, तो ये E हो गया और यहीं पर एरिया हो जाएगा DA। मतलब हमने एक छोटा सा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, सर्किल का केवल इतना सा पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे DA। ठीक, अगर पूरा पार्ट यूज़ करते तो हम लिखते A। छोटा सा एक पार्ट यूज़ करा है, केवल इतना हमने। ठीक, इतने में मेरा पूरा काम हो रहा है, इधर इधर इससे तो मतलब है नहीं हमको, इसलिए हमने केवल यहाँ पर DA लिखा होता है। क्लियर है। बाकी ये आपका क्या है, पूरा ये पूरा एरिया है। अगर इस हम पूरे की बात करेंगे तो ये पूरा एरिया होगा, लेकिन अगर छोटे से पार्ट की बात करेंगे तो वो होगा DA। अगर बायो सेवर्ट नियम आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको ये ध्यान होगा। ठीक, अच्छा, तो ये रहा DA, इधर को जा रहा है मेरा, और E भी हमारा क्या है, इधर को ही लग रहा है। तो ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो अब आपके लिए आगे की डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। क्लियर है। तो एक चीज़ यहाँ पर और देख लो, एक यहाँ पर एंगल बनना होगा DA और E के बीच में। ठीक, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो एंगल यहाँ पर कितना बनना है, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ, 0 डिग्री। ये ध्यान रखना बस,
डायग्राम पूरा क्लियर है। अब देखो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे लिखना है, माना वाला जो होता है कि क्या हमने कैसे क्या इसको माना। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर माना, ध्यान से देखना ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। माना बिंदु ओ किसी गोले का केंद्र, गोले का केंद्र, ठीक, गोले का केंद्र है। वो क्या था हमारा, गोले का केंद्र था, हमने पॉइंट जो माना हुआ था। जहां पर आवेश प्लस क्यू है, ठीक, मतलब यहाँ पर आवेश कितना होगा मेरा, प्लस क्यू रखा हुआ है। मध्य बिंदु ओ से, मतलब जो बीच वाला पॉइंट है हमारा ओ, मध्य बिंदु ओ से कुछ दूरी पर, या कुछ दूरी या फिर बोल लें आर दूरी पर, है ना, आर दूरी, हमने दूरी का नाम दिया है ना यहाँ पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्लियर है इतना, पी है, मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारा, पी है। जहाँ पर एक छोटा सा, जहाँ पर ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़ोगे आपको समझ में आ रहेगा पूरा एक डायग्राम। जहाँ पर एक छोटा सा, क्या छोटा सा हमने एक एरिया लिया हुआ है ना, पूरा एरिया तो लिया नहीं है। जहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल, ये छोटा सा क्षेत्र हमने लिया है, ठीक, लिया गया है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब आपको यहाँ लिख रहा होगा इसके लंबवत डीए है, ठीक, मतलब इसी के आगे अगर हम देखेंगे तो ये डीए है। तो चलिए उसको हम नहीं लिखते हैं। तो हमें अब क्या याद करना है, इतने में ही हमको जो पूरा सिस्टम है हमारा, इतने में ही हमको पूरा खेल करना है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया। माना बिंदु ओ किसी गोले का केंद्र है जहाँ पर आवेश प्लस क्यू है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र, यहाँ लिख लो डीए, छोटा सा क्षेत्र डीए लिया गया है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर भाई वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे। आपको याद होना चाहिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक, ये होता है फॉर्मूला यहाँ पर ई डॉट डी ए। इसको हमें आगे बढ़ाना है और इसी से हमको प्रूविंग करनी है। तो यहाँ पर फाई रहन दो इज इक्वल टू ई, जब वेक्टर हटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए, ठीक, ई डी ए वेक्टर हटता है। अगर आप लोग क्लास 12 मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा यहाँ से जब वेक्टर हटता है तो एक एंगल लगता है कॉस थीटा, क्योंकि लंबवत है हमारा यहाँ पर। क्लियर है। अगर समांतर होता तो साइन थीटा लगता, ये लंबवत है ना। अगर हम इस लाइन को देखो, इस लाइन को, तो ये लाइन हमारी पी पर क्या है, यहाँ पर देखो लंब है, ये 90 डिग्री का एंगल बनना होगा अगर हम देखें तो वही इसीलिए यहाँ पर कॉस थीटा लिया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे तो भाई थीटा इज इक्वल टू मेरा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री। हमने पहले ही आपको बताया था थीटा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। क्लियर है। मतलब इधर हो जाएगा cos 0, चलो लिख लेते हैं एक लाइन और cos 0, और नेक्स्ट वाला जैसे हम अगला पार्ट लिखेंगे तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। इधर cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्लियर है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें मतलब आए हम वहीं पे लौट फिर के, लेकिन हमें ये एरो हटाने थे, इसको बोलते हैं वेक्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। जो लिखा हुआ था पहले हम यहाँ पर एक बार नोट कर ले रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कोई। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये मेरा लिखा हुआ था। अब यहाँ से देखो क्या करना है, फाई ऐसे ही रहेगा, ई आपका आ जाएगा बाहर और डी ए पे केवल समाकलन लगा रहेगा। क्यों समाकलन डी ए पे लगा रहेगा, क्योंकि डी ए एक छोटा सा पार्ट है, हमें इसको बड़ा करना है। छोटे से बड़ा करना होता है तो हम लोग समाकलन का यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता होगा अगर हम लोग एक्स का समाकलन करें तो वो कितना आएगा x²/2, मतलब और बड़ा हो जाएगी इक्वेशन। और वहीं अगर हम लोग x का अवकलन करें तो आएगा 1। मतलब अवकलन का काम होता है बड़े से छोटा करना, इसीलिए यहाँ पर d लगा हुआ था, यानी डिफ्रेंशिएट ए। एरिया हमारा यहाँ डिफ्रेंशिएट यानी कि छोटा हो रहा था, जो छोटा सा पार्ट हमने लिया था। और अब हमें छोटे से बड़ा करना है, मतलब पूरे एरिया को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से होगा कुछ नहीं, इसका समाकलन हो जाएगा ई ए, डी हट जाएगा। डिफरेंशिएट से एक तरह से समझ सकते हो, डिफरेंशिएट यानी अवकलन से समाकलन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा सोच सकते हो। ठीक होगा नहीं लेकिन ऐसा समझ सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर आ गया फाई इज इक्वल टू ई ए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी हमारी। क्या होता है ई का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्यू और आर स्क्वायर। यही होता है ई का फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र का। ठीक, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ए, क्या ए ऐसे लिख दो, अभी आगे बताएंगे आपको इस ए की जगह पे क्या करना है।
यहाँ तक क्लियर है, पूरा समझ में आ गया होगा आई होप आप लोग को। नेक्स्ट आप लोग देखोगे फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ऐसे ही लिखा रहने देना। यहाँ पर एरिया लिया जाएगा बच्चों पूरे सर्किल का, पूरे सर्किल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यही होता है। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 4π से हमारा 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा बचेगा वो बचेगा फाई इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा हुआ है Q, और नीचे हमारा केवल ε0 ही बचा हुआ है, और यही हमको गॉस की थ्योरम होती है जो हमको प्रूविंग करनी थी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा। तो अब आप लोग लिख सकते हो अतः गॉस की थ्योरम सिद्ध हुई। पूरा समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्योंकि हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है ताकि आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आए। और अगर ऐसी वीडियो आप लोग एग्जाम तक परमानेंट चाहते हो यार, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।